हुआ, क्या परिवर्तन ऐसा हुआ, क्या चीजें हो गई कि अचानक से लोग इनको मानने लगे और इनकी बातों को वो भी मानने लगे जो कभी कहते थे कि देखेंगे। तब तब के सोना कुंदन बन गया है सर। हाँ, सोना पहले भी था। सोना सोना कुंदन बना तब सोना नहीं हुआ, सोना पहले से था इसलिए कुंदन बना। यस। बट उस सोने ने, उस गोल्ड ने अपने ऊपर कुंदन बनने, सोना और कुंदन बनने के बीच का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अपने आप को डाला। खपा दैट लिया। इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, वो तपने के लिए तैयार हुआ। कुंदन रख दिया बचपन से, बट कुंदन के प्रोसेस में हम जाते नहीं है। शेर सिंह नाम रखने से शेर का कलेजा नहीं होगा, नहीं शेर आप। का कलेजा रखने से शेर सिंह जैसे काम हो जाएंगे लाइफ में। यस। चलिए दोस्तों, इससे बेहतरीन शुरुआत और आज की हो ही नहीं सकती है। तो थैंक यू मैं सर, जो थैंक बात यू, कर रहा वेलकम। हूँ, जी थैंक यू सर। और मैं जो बात करने जा रहा हूँ आज की टॉपिक, क्योंकि जितने भी बड़े लीडर्स हैं, आज का टॉपिक है माइंडसेट। ये इतना करीब है मेरे दिल के, या मैं बोलूं कि कोई आदमी आज ना, आज जो मैं बात करने वाला हूं, आज मैं बात करने आया हूं स्पेशली उन उन सारे लोगों से जो अभी जुड़े हैं। अभी जुड़े हैं मतलब पिछले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हुए हैं। और वो एक एक रोड मैप तलाश रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं कि क्या ऐसा करूं जो मेरे काम में तेजी आ जाए, क्या ऐसा करूं जो मेरे टीम में तेजी आ जाए, क्या ऐसा करूं जो मुझे इस बिजनेस में अग्रणी पंक्ति में ला करके खड़ा कर दे, क्या ऐसा करूं जो मेरे लीडरशिप का लोहा माने लोग, क्या ऐसा करूं कि मेरा जो भी नाम मैगजीन में जल्द से जल्द आए, क्या ऐसा करूं जो वॉव के मंच पर शंखनाद फोर में मेरी भी मौजूदगी दर्ज की जाए। तो साथियों, आज का सेशन उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा सेशन है जो मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। दो बातें आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं, जितने भी बड़े लीडर्स हो रहे हैं, वो बड़े लीडर्स थे पहले? नहीं। तो वो अचानक से कैसे आ गए? तो वो अचानक से इसलिए आए कि एक चीज थी जो उनको बड़ा बना रही थी। अगर आप देखें कि जो पेड़ होता है, पेड़ हम बोलते हैं ना चाइनीज बम्बू ट्री, अक्सर कहानियों में आपने सुना है, अक्सर मोटिवेशन की जब बातें होती है तो बताई जाती है कि एक चाइनीज बम्बू ट्री होती है, एक पेड़ होता है जिसकी क्वालिटी ऐसी रहती है कि वो 5 साल तक इतना सा रहता है और इतना सा ही रहता है। अगले 5 सालों में उसके अंदर 1 इंच भी लंबाई उसकी नहीं बढ़ती है, 1 इंच भी ग्रोथ नहीं होता है। बट अगले 5 साल जैसे ही बीतता है उस पौधे को, और 5 साल के बाद अगले 3 महीनों में वो बांस का पेड़, वो बम्बू ट्री लगभग 9 फीट का होता है। मतलब आप समझिए, मैं आपको ये बहुत दिल से बताना चाह रहा हूं कि 5 साल तक उसमें 1 इंच का ग्रोथ नहीं हुआ। जिंदा है कि मरा है वो पौधा कैसे पता चलता है, बट वो हरा का हरा ही रहता है, उसमें ऊपर कोई ग्रोथ नहीं होती है। और अगले 3 महीनों में 9 फीट बढ़ता है। अगर आप मेरी हाइट को 6 फीट पकड़े, आपकी हाइट जो भी हो, तो आप समझिए कि 9 फीट बढ़ता है वो अगले 3 महीनों में। मतलब दो बातें हैं यहाँ पर। मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या वो पौधा, वो जो बम्बू ट्री है, क्या उसको वो बढ़ा जो 9 फीट अगले 3 महीने में बढ़ा, या फिर उसको बढ़ने में 5 साल 3 महीने लगे? तो जवाब बिल्कुल बिल्कुल आसान है, पता है कि उसको बढ़ने में 5 साल 3 महीने लगे। बट 5 साल कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी ऐसा हमें लगता है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पौधे में हर दिन हर क्षण ग्रोथ हो रहा था।
हर दिन हर क्षण वो पौधा 9 फीट जाने की कगार की ओर बढ़ रहा था, अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ रहा था। वो क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि उसमें ग्रोथ हो रही थी। ग्रोथ दो प्रकार की होती है। एक ग्रोथ होती है रूट में, वो जो अगले 5 साल तक उसके अंदर ग्रोथ नहीं दिख रहा था, वो आपको बाहर से ग्रोथ नहीं दिख रहा था, बट उस पौधे के अंदर ग्रोथ हो रही थी। वो अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। वो अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, क्योंकि प्रकृति ने ये बताया है कि आपको कुछ देने से पहले वो आपका रूट मजबूत करेगा। प्रकृति आपको कुछ देने से पहले आपके जड़ों को मजबूत करेगा, आपको उस लायक बनाएगा। तो आज से 5 साल पहले हाडा जी का आदेश आदेश नहीं होता था, आज आदेश आदेश है। मैं आपको फिर से वहीं पर लेके चलता हूं जो आपने बात कही है, क्योंकि हाडा जी उस समय जड़ें मजबूत कर रहे थे और आज आपको बाहर ग्रोथ दिखना शुरू हुआ -4। अब सवाल है, पौधे का जड़ तो अपने को पता है। लीडर, जो बड़े बड़े लीडर हैं, ये सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी इंडस्ट्री में उठा करके देखेंगे तो वहां पर हाडा जी क्या मजबूत कर रहे थे, वाईके प्रधान जी क्या मजबूत कर रहे थे, बड़े बड़े लीडर्स क्या मजबूत कर रहे थे, उनकी जड़ें कहाँ मजबूत हो रही थी? तो उनकी जड़ें मजबूत हो रही थी उनका माइंड सेट। वो अपने माइंड सेट को बना रहे थे कि बड़ी टीम आएगी, बड़ी टीम तो आने ही वाली है, बट उससे पहले मुझे मेरे ऊपर काम करना है, मुझे मेरे प्रोसेस के ऊपर काम करना है। और मैंने अगर अपने प्रोसेस के ऊपर काम कर लिया, अपने माइंड सेट के ऊपर काम कर लिया, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। ये तो जस्ट थोड़ा समय का खेल है, भीड़ तो आने वाली है, टीम तो बनने ही वाली है, बट उससे पहले मुझे क्या करना है? वो जो 9 फीट बढ़ा है ना, उसको संभालने के लिए, उस हाइट को संभालने के लिए, उस ऊंचाई को संभालने के लिए मुझे अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। तो साथियों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है माइंडसेट, ये बहुत ही दिल के करीब है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना, सागर में जितने गहरे आप जाएंगे बहुत सारे रत्न मिलेंगे, उसमें से एक अनमोल रत्न जो है वो है माइंडसेट। वो जो टॉपिक है मेरा माइंडसेट, ये बहुत ही अनमोल रत्न है। मैं बहुत ज्यादा, मतलब किताबी बातें नहीं करूंगा, मैं आपको अपनी लाइफ में जो मैंने होते हुए देखा है, जो चीजें मैंने सीखी है, जो जर्नी रही है, वो प्रैक्टिकल बातें करूंगा आपके साथ। तो सिंपल सी बातें हैं कि जब आप अपने आप को पहले मानते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा? जो भी जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरे सारे भाई बहन जितने भी लीडर्स हैं, सबसे पहला काम करना पड़ेगा। दुनिया आपको बाद में मानेगी, पहले आपको मानना होगा। आप अगर महेश हाडा जी को सुनते हैं, वाईके प्रधान जी को सुनते हैं, तो एक बात वो अपनी मीटिंग में बिल्कुल बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि भाइयों, आप जो आए हैं, साथियों, आज आप महेश हाडा को सुनने नहीं आए हैं, आप आज 6A2-4 को सुनने आए। और ये बात सही भी है। हम किसी को उसके रैंक से पहचानते हैं, बट वो आदमी जिसने रैंक लिया है, उसने अपने आप को पहले से पहचान लिया है। तो -4, -5, -6, -7, ये तो जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप जिस दिन इस बिजनेस में जुड़ते हैं, उसी दिन जापान में मैनेजमेंट के माध्यम से आपके नाम का सारा चेक साइन होकर के रख दिया जाता है। जिस दिन आपकी आईडी लगती है, आप यकीन मानिए, आप इस बात को जितनी जल्दी मानने में जितने सक्षम हो जाएंगे, ये आपके लिए उतना जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जिस दिन आपकी आईडी लगती है, जिस दिन आपका केवाईसी होता है, उसी दिन आपके नाम के सारे चेक साइन हो करके, जैसे टाइटल बोनस मिलता है ना, 6A, 6A2 का टाइटल बोनस से लेकर के -2, -3, -8 तक का टाइटल बोनस, ये सारे चेक आपके नाम के साइन हो करके रख दिए जाते हैं। बस उसमें कब लेना है उस चेक को, वो डेट डालना आपकी जिम्मेदारी है। वो डेट उस चेक में नहीं डलता, उस चेक में कंपनी बोलती है डेट आपको डालना है। अब सवाल फिर वही होता है, चेक तो कंपनी की तरफ से तैयार है, आप उसमें कौन सा डेट डालते हैं जिसको आप गोल बोलते हैं।
तो बात मजे की ये है, बात पते की ये है कि हमको सोचना है कि हमारा प्रोसेस कैसा होगा। अब सवाल है कि जितने बड़े लीडर्स हैं, अगर मैं हाडा जी की बात करूं, सुबह सुबह अभी बात हो रही है, तो अगर मैं इन्हीं की बात करूं तो इन्होंने एक चीज से प्यार किया, वो है प्रोसेस। हम अपने आप को प्रोसेस में डालना चाह रहे हैं कि नहीं? हमको सोना से कुंदन बनना है, बट प्रोसेस से प्यार नहीं है। हमको उस पौधे की तरह ग्रोथ करना है, बट उस प्रोसेस से प्यार नहीं है। आप कल्पना करिए, अगर प्रकृति उस पौधे की जड़ें मजबूत नहीं करता, तो क्या वो पौधा जैसे ही 9 फीट का होता वो खुद को संभाल पाता? नहीं संभाल पाता, वो गिर जाता। तो क्या करा, पहले जड़ें मजबूत करी। तो जड़ें जो मजबूत है, हमारा जड़ क्या है? हमारा जड़ है हमारा माइंड सेट। ग्रोथ दो जगह होती है, एक ग्रोथ जो बाहरी दिखता है, एक ग्रोथ जो आपके अंदर होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी कोई कठिनाई आए, कोई परेशानी आए, तो समझ जाइए ऊपर वाला आपको कुछ बहुत बड़ा देने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जिसको आप तकलीफ बोल रहे हैं वो एक्चुअल में तकलीफ नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप बहुत सारे क्रिकेटर को जानते हैं, अक्सर हम देखते हैं विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की बात होती है। विनोद कांबली बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। ये कहना है रमाकांत आचरेकर सर का, जिनके कोचिंग में दोनों प्लेयर सीख रहे थे। और जो आंकड़े भी बताते हैं शुरुआत के, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेकर के इंटरनेशनल डेब्यू तक का, से आगे तक, विनोद कांबली इतना टैलेंटेड था कि सचिन उसके आसपास भी नहीं दिखते थे। बट सचिन तेंदुलकर के अंदर जो एक बात थी, वो था माइंड सेट और कंसिस्टेंसी। वो माइंड सेट था कि मैं खेलेगा। आज आप सचिन तेंदुलकर को जान रहे हैं, और इस माइंडसेट की वजह से, क्योंकि सबसे पहले उसने अपने माइंडसेट को ये सेट कर लिया कि मैं खेलेगा और मुझे खेलना है। और एक बात अक्सर हमेशा कही जाती है अपने बड़े लीडर के माध्यम से कि कंसिस्टेंसी, माइंडसेट भारी पड़ जाता है टैलेंट के ऊपर, और टैलेंट कहीं हार जाता है। अगर माइंडसेट नहीं हो और कंसिस्टेंसी नहीं हो, तो टैलेंट कितना भी हो वो हार जाएगा। ये बातें हम लाइफ में देख रहे हैं। अब सवाल है, विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के बीच में क्या अंतर है? भगवान ने उनको टैलेंट दिया था, कांबली को, बट वो गलत आदतों के चक्कर में पड़ गए, गलत चीजों के लाइमलाइट में पड़ गए। जैसे ही हम यहाँ लीडर बनते हैं, कुछ लोग पूछने लगते हैं, तारीफ करने लगते हैं, तो हमारा ग्रुपिंग चालू हो जाता है। हम जो है मतलब ऐसे लोगों के आवरण में रहना शुरू कर देते हैं कि दिन रात जो हमारी तारीफ करे तो हमको अच्छा लगने लगता है। राजा धनानंद वाली स्थिति हो जाती है। तो राजा धनानंद को तो चाणक्य मिल गया था। आप सोचिए कि आप उस स्थिति में ना आए, नहीं तो पता चलेगा एक नया चंद्रगुप्त पैदा हो जाएगा टीम में आपके नीचे। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा साथियों। तो यहां पर एक बात समझनी हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था, वो था उनके माइंडसेट का। और वो माइंडसेट क्या कमाल कर गया, उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि आज तक, मतलब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलने से पहले, एक बंदा जो वो टैलेंट लेकर के पैदा नहीं हुआ था, एक बंदा जिसकी हाइट, जिस समय वो खेलने के लिए आए थे, उस समय उनकी हाइट उतनी बड़ी नहीं थी, उतना नहीं था जो जनरली होता था। न हाइट थी बंदे की, न पर्सनालिटी थी, एक पतला दुबला सा, आवाज एकदम बहुत पतली सी आवाज आती थी। आप देखिए सचिन साहब को कभी भी आप सुनिए, न आवाज सही थी, न पर्सनालिटी बहुत था। और डेब्यू भी कब किया था? 16 साल के एज में, जब पाकिस्तान पहला टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए गए थे, और पहली बार जब उतर रहे थे, और पाकिस्तान के बॉलर कौन कौन थे? वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस,
ऐसे दिग्गज सब फास्ट बॉलर, मतलब पाकिस्तान की तूती बोलती थी। और इमरान खान के एक इंटरव्यू में मैंने सुना है कि वो बोल रहे थे कि जब सचिन तेंदुलकर 16 साल का बच्चा उतर रहा था, पिच की हालत ये थी कि मतलब बैट्समैन टिक नहीं पा रहे थे, 3 से 4 विकेट आउट हो चुके थे, हालत पतली थी उस समय, उन दिनों। और सचिन तेंदुलकर जब उतरे, और उतरने के बाद जिस समय वो अपना स्टांस लेने के लिए जा रहे थे अपने क्रीज पे, तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे, फील्डर जितने भी बॉलर थे सब आपस में बोल रहे थे कि इंडिया वालों के पास प्लेयर नहीं, क्या ये बच्चे को, इस बच्चे को भेज दिया, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मेमने को शेर के बाड़े में भेज दिया। तो बॉलर ने कहा कि एक काम करो, तो फिर इसका टेस्ट लेते हैं, इस बच्चे को बताते हैं कि शेर के बाड़े में आने का क्या हालात होता है, क्या स्थिति होती है। तो उसके बाद आपको पता है कहानी, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं कि बॉल जो है, सिद्धू जो थे, नवजोत सिंह सिद्धू, वो अलग सामने थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और जो बॉल जा रही थी, तो सिद्धू सोच रहे थे कि मैं भी आउट हो जाऊं तो चला जाऊं, नहीं तो यहां तो मेरे का माथा उथा फोड़ देंगे ये लोग आज बॉल से, इतना फास्ट बॉल जा रहा है। सिद्धू बोलते हैं कि बॉल सामने से गुजरती थी तो सामने वाला बंदा बोला कि बहुत अच्छा छोड़ा तुमने। बोले यार छोड़ूंगा क्या, मेरे को तो बॉल दिख ही नहीं रही है, तुम छोड़ने की बात कह रहे हो। ये हालत थी। और वो 16 साल का बच्चा डट के सामने से खेल रहा था, एक बॉल आई, नाक पर लगी, सीधे नाक पर लगी। उन दिनों हेलमेट इतने बेहतरीन हुआ नहीं करते थे, उन दिनों इतने बेहतरीन चीजें नहीं आ रही है, बट जैसे ही बॉल नाक पर लगी, खून का फव्वारा, 16 साल का लड़का, वर्ल्ड का टॉप फास्ट बॉलर, सामने से नाक पे गेंद लगी, नाक पर गेंद लगी, खून पूरे छींटे। तुरंत बुलाया गया उधर से कि भाई जल्दी से डॉक्टर को भेजिए। डॉक्टर आए। उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतना बीसीसीआई पैसा वाला नहीं था, इतना कुछ सुविधाएं नहीं थी। उस समय दो चीज दिए जाते थे, एक तो बर्फ वाला, जो जहां पर चोट लगी है वहां बर्फ का सेकाई होता था, और दूसरा सारीडॉन टैबलेट होता था दर्द के लिए, वो टैबलेट खिलाया जाता था, इतनी ही व्यवस्था थी। ये वो समय था जब क्रिकेटर अपना अपना जो कपड़ा है ना वो खुद से धोते थे, साफ करते थे। बट जैसे ही उनके नाक पर बॉल लगी, और नाक पर बॉल लगने के बाद पूरे खून के छींटे छींटे, सिद्धू बोला कि आज तो ये गया काम से। स्ट्रेचर आई, स्ट्रेचर पर लिटाया गया, और जैसे स्ट्रेचर को उठाने लगे, वो खून से लहूलुहान लड़का, 16 साल का लड़का, और पूरे शर्ट पे, पैंट पे पूरे खून के छींटे लेकर के जाने लगे। भारत की हालत तो पहले से पतली थी ही, मैच में भारत की हालत पहले से खराब थी, ये विकेट और चला जाता, मतलब उस दिन वो टेस्ट मैच और हारना तय था। बट वहां पर एक पतली सी आवाज आई, एक धीमे से आवाज आई, मैं खेलेगा। सिद्धू बोलते हैं कि मैंने जैसे ही वो आवाज सुनी, मैं बोला अरे तेंदुलकर, टेंडुलिया बोलते थे उसको, बोले तेंदुलकर तू जा आराम कर, नाक फट गया है। तो उसकी फिर से आवाज आई, सर मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। उस दिन ये डिसाइड हो गया था कि एक महान प्लेयर का जन्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि माइंड सेट बन चुका था, मैं खेलेगा। जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या आप ये बोलते हैं अपने अंदर से, आपके अंदर से आवाज आती है मैं खेलेगा? आप क्या बोलते हैं? सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अपलाइन खेलेगा। वो अपलाइन के ऊपर का अपलाइन खेलेगा, मैं नहीं खेलेगा। और भारत रत्न चाहिए आपको, -3 चाहिए आपको, 6 रैंक चाहिए आपको, टीम बहुत बड़ी चाहिए आपको, और मैं नहीं खेलेगा। उस दिन तय हो चुका था कि उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति महानतम क्रिकेटरों के सूची में शामिल होगा। और आपको बता दूं कि भारत में भारत रत्न किसी भी खेल पुरस्कार में नहीं शामिल था, बट इतिहास इस बात का गवाह बना कि भारत में संविधान में बदलाव करके उस क्रिकेटर को, इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको खेल पुरस्कार में भी सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न का सम्मान मिला। किस उम्र में मिला, ये भी बात ध्यान रखिए, किस उम्र में मिला।
जिस उम्र में लोग अपने कैरियर को बनाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, कैरियर को बनाने के लिए भटकते रहते हैं, वो भारत रत्न ले चुका था। क्या बात है! क्या हमें ये कहानी प्रेरित करती है? अगर हमें प्रेरित करती है तो किसने रोका है? सिर्फ एक चीज हमको चेंज करनी है, वो है हमारा माइंडसेट। एक बात याद रखना साथियों, एक बहुत बेहतरीन कोटेशन है, जैसे सर बोलते हैं ना, एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। एक कोटेशन लिख लो, अपने दिमाग पे छाप लो, कॉपी में लिखोगे तो रह जाएगा। एक कोटेशन लिख लो, जो झेल गया वो खेल गया। झेलना सीखो, जितना ज्यादा झेलोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। ये झेलोगे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप इस वर्ड को समझते हैं, इस वर्ड को मैं इसको और अच्छे तरीके से पॉलिश करके बोल सकता हूं, बट मैं इसलिए बोल रहा हूं कि डायरेक्ट आपसे कनेक्शन बने, आप चीजों को समझें। जितने प्रॉब्लम्स झेलोगे, जो झेल गया वो खेल गया। हम झेलने को तैयार हो जाएं, इस बात को समझिए। मैं आपको इसको एग्जांपल भी समझाता हूं, जो जितना झेलेगा वो उतना बड़ा बनेगा। कैसे? आप समझिए, अगर वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन, पंचायत समिति, वार्ड कमिश्नर, जो भी होता है इलेक्शन, छोटा जो इलेक्शन होता है, वहां पर वार्ड कमिश्नर कौन बनता है? और बनने के बाद क्या करेगा? वार्ड कमिश्नर मतलब जो एक वार्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो वार्ड कमिश्नर बोलते हैं उसको। पंचायत समिति का सदस्य वगैरह गांव में जो भी होता है, अगर उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो वार्ड समिति से अगर बड़ा आपको बनना है, तो मेयर बनना है या जो बनना है आपको, तो उसके लिए क्या करते हैं? पूरे इलाके का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब जो जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो उतना बड़ा पोस्ट पाएगा। अगर आपको एमएलए बनना है तो पूरे विधानसभा का प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। अगर आपको उससे बड़ा पोस्ट चाहिए, सांसद बनना पड़ेगा, तो पूरे सांसद का आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। और आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो पूरे राज्य का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री बनेंगे तो सब आपके लिए ताली बजाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक विपक्ष भी होता है। तो यहां भी पक्ष है तो विपक्ष भी रहेगा, बट विपक्ष पर फोकस करके नहीं करना है, विपक्ष से हमको सीखना है और अच्छी चीजें करनी। और अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, पूरे देश का प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आप अपने लीडर से भी सीख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी सीख सकते हैं। और सवाल है, प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है? तो संविधान ये अधिकार देती है कि कोई भी बन सकता है। इस बिजनेस में -3 कौन बन सकता है? कंपनी अधिकार देती है, कोई भी लीडर बन सकता है। कोई स्पेशल निशान गोद करके भगवान ने ऊपर से नहीं भेजा है, अल्लाह ने नहीं भेजा है कि ये स्वास्तिक का निशान होगा तो ये -3 बनेगा। अगर ऐसा निशान होता तो हाडा जी को पूरा चेक करो, मैंने प्रधान जी को पूरा चेक किया, कहीं निशान नहीं है। एक निशान जो बना हुआ है सारे लीडर के अंदर, वो निशान उसके दिमाग के अंदर है। और वो चीज है माइंड सेट। माइंड सेट पर हमको काम करना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछता हूं, वो सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि कंपनी में पैसा ज्यादा कहां पर है? पैसा ज्यादा कहां है? डेप्थ में ज्यादा पैसा है या फ्रंट में, सामने में ज्यादा पैसा है? कंसिस्टेंट पैसा कहां पर है? रॉयल्टी इनकम कहां पर है? आपका जवाब होगा डेप्थ में है सर। कंपनी हमको पैसा किस लिए देती है? आपको क्या लगता है 13,000 26,000 ये क्यों देती है? आपने कभी ऐसा सोचा? कभी आपने, मैं आपको बिजनेस प्लान का एक अलग नजरिया मैं अपनी तरफ से, मुझे जो लगता है मैं बता रहा हूं आपको, कि आपको क्या लगता है कि कंपनी हमको पैसा किस लिए दे रही? मशीन बेचने का पैसा दे रही है। मशीन बेचेंगे तो एक बार बेचेंगे, एक बार पैसा आ जाएगा। आज हाडा जी के नीचे आज वाव एकेडमी का 350 400 मशीन महीने का जा रहा है। आपको क्या लग रहा है महेश, हाडा जी 4,000 डेमो दिखा रहे हैं महीने का? नहीं। तो क्या कर रहे हैं हाडा जी, क्या कर रहे हैं लीडर्स? वो
माइंड सेट पे काम कर रहे हैं लोगों का, अपने माइंड सेट पर तो काम कर ही रहे हैं, टीम के माइंड सेट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, उससे पैसा आता है। मतलब मैं समझाता हूँ, कंपनी हमको 13,000 26,000 इसलिए नहीं दे रही है कि हम मशीन सेल कर रहे हैं। मशीन सेल करेंगे तो कुछ समय के लिए पैसा कमाएंगे, एक बार पैसा कमाएंगे, बट लोगों के माइंड सेट के ऊपर काम करेंगे तो रॉयल्टी इनकम कमाएंगे, उन्मुक्त जीवन जिएंगे। यस, यस। आप समझिए, कंपनी हमको 13,000 देती है शुरू के मशीन पर, बट वही मशीन हम जब सेल करते हैं, अगर मैं सेल के हिसाब से भी समझाऊं आपको, अगर सेल ही आपके दिमाग में जा रहा है तो उसके हिसाब से भी समझाऊं, तो एक आदमी का अपने माइंडसेट क्लियर किया, लोग कमीशन हमको इसलिए नहीं मिलता है, हमको कमीशन इसलिए मिलता है कि हम सामने वाले का, प्रोस्पेक्ट का, जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, हम उनका माइंड सेट बनाते हैं कि ये मशीन आपके घर में क्या कर सकती है, ये मशीन आपके घर में क्या वैल्यू ऐड कर सकती है, ये मशीन आपके लाइफ में, आपके फाइनेंशियल गोल को किस तरीके से बहुत जल्द अचीव करवा सकती है, ये मशीन आपको किंग साइज लाइफ दे सकती है, हेल्थ, वेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड दे सकती है। ये माइंड सेट करने का कंपनी हमको पैसा देती है, ऐसा मेरा मानना है। एक व्यक्ति का करते हैं तो 13,000 मिलता है, वही मशीन आप दोबारा 2A पे करते हैं तो 26,000 मिलता है। मैसेज साफ है, माइंड सेट जितना बनाओगे उतना पैसा पाओगे। 3A का 39 पाओगे, 4A का 52 पाओगे, 5A का 65 पाओगे और 6A का 78 पाओगे। क्यों? क्योंकि 100 लोगों का माइंड सेट आप चेंज कर रहे हैं। ये समझना है, सेल करने से पैसा आता है, टीम बनाने से रॉयल्टी आती है। सेल करने से कभी आज तक एक स्टोरी मैंने अभी तक नहीं सुनी कैंगन के इतने साल के इतिहास में कि कोई व्यक्ति सेल कर करके जापान में पेड़ लगा के आया हो, और न कभी सुनूंगा, क्योंकि सेल करने की एक सीमा है। बट माइंड सेट अगर सेट कर लिए तो जापान में आपका पेड़ नहीं लगेगा, सिर्फ आपके नीचे जो है ना, जितने भी लोग हैं सबके पेड़ लगेंगे, और इतना घना पेड़ हो जाएगा कि आप उस छाया में आराम से सो सकते हो। बाल बच्चे भी कभी जापान गए तो बोले, साला मेरा बाप कहाँ कहाँ पेड़ लगा के आया, मेरे को पता ही नहीं था। माँ मेरी हरामखोर एटम कहती थी, मेरा बाप तो कमाल का शख्सियत निकला। क्या बात है। आप बच्चों को पूछो, बच्चे को पूछो कि बेटा किसके तरह बनना चाहते हो, बोलता है ऋतिक रोशन के तरह, बोलता है शाहरुख खान के तरह। कभी बच्चे से बहुत रेयर सुना कि मुझे मेरे पापा की तरह बनना है। आप अपना पावर वो हासिल करो कि बच्चा बोले कि मुझे मेरे बाप के तरह बनना है। कभी अंबानी के बेटे को सुने, कभी अंबानी के बेटे को सुने शाहरुख खान की तरह बनना है? कभी सुना कि सलमान खान की तरह बनना है? कभी उसकी बेटी बोली कि मेरे को ऐश्वर्या राय की तरह बननी है? क्या बोलता है वो? बोलते हैं मुझे अपने बाप के तरह, अपने दादा के तरह ग्रेट बनना है, मेरे आइडियल वो हैं। आपके बच्चे का आइडियल कौन है? सोचना पड़ेगा, समझनी पड़ेगी बातों। तो काम किसके ऊपर करना होगा? काम करना होगा अपने माइंडसेट के ऊपर। टीम जब आपकी बनेगी, और टीम हेल्दी टीम बनेगी, टीम बनना, अगर आपको लग रहा है कि 101 मशीन है तो वो आपका सेल है। सेल और टीम में अंतर है, सेल और टीम में अंतर है। मैं फिर से आप रिपीट कर रहा हूं, ये समझने में मुझे बहुत समय लगा, आप जल्दी समझ जाइए, भगवान से ऐसी मेरी प्रार्थना है। सेल 101 है, वो आपका सेल है। लोगों को पूछते हैं ना कि कितनी मशीनें हैं, कितने लीडर्स हैं, सेल 101 है, बट पता चला लीडर्स उसके टीम में 5 भी नहीं है। लीडर किसको बोलते हैं? जिनके माइंडसेट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उनको लीडर बोलते हैं। लीडर उनको बोलते हैं जो जूम मीटिंग अटेंड कर रहा है। लीडर उसको बोलते हैं जो शंखनाद 4 के लिए टिकट बना के रेडी है। मैं बात करूंगा अभी उसके ऊपर भी। लीडर उसको बोलते हैं कि अपलाइन का फोन आए, यस सर, उसके मुंह से ये नहीं निकले कैसे करूंगा सर, क्या करूंगा सर, अभी बोल रहे हैं सर, ये है सर, वो है सर। नो एक्सक्यूज, आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेज और मनी। या तो आप जीवन में पैसे बना सकते हैं या बहाने, चॉइस इज योर्स। प्रकृति हमेशा हमें चॉइस देती है। बारिश होने वाली है, आप पहले से खेत तैयार करके रखो,
तो फसल आएंगे, नहीं तैयार करोगे तो खरपतवार आएंगे। प्रकृति हमेशा चॉइस देती है, या तो आप जीवन में पैसे बना सकते हो या बहाने बना सकते हो। आपका फोकस किधर है? सोचना है, कुछ सवाल अपने आप से करने। लीडर उनको बोलते हैं जब भी अपलाइन का फोन आया कि ऐसा करना है, यस सर। क्योंकि जब आपने किसी को गुरु मान लिया, फिर उसके ऊपर डाउट मत करना। गुरु मानने से पहले डाउट कर लो, चलेगा चलेगा, बट एक बार गुरु मान लिए उसके बाद डाउट मत करना। तो फिर आप डाउट उस गुरु के ऊपर नहीं कर रहे हो, उस शख्सियत के ऊपर नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने कैरियर के ऊपर कर रहे हो। इस बात को याद रखना मेरे साथियों। तो कंपनी हमें पैसा देती है माइंडसेट बदलने का, लोगों का माइंडसेट बदलने का। नहीं तो आरओ का पानी तो पी रहे थे वो, आप गए ना उनके घर पे, वो थोड़ी आए थे आपके पास। प्रचार जो देता है टीवी पर, वो प्रचार क्या करता है? वो प्रचार कंज्यूमर के, कस्टमर के माइंडसेट पर ही तो हिट करता है। ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला, क्या कर रहा है? बार बार हैमरिंग कर रहा है, बार बार हैमरिंग कर रहा है। उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आज समझ में आ रही? तो हमको माइंडसेट के ऊपर काम करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये जो आप स्लोगन पढ़ते हैं ना, ये इसी चीज का है। मन के हारे हार है माइंडसेट, और मन के जीते जीत। इस बात पे किसी को डाउट नहीं हो सकता। एक मैं सिंपल सी बात पूछता हूं कि शेर जो है जंगल का राजा बोलते हैं, आपको क्या लगता है जंगल में चुनाव होता है? जंगल में ये सब रहता है कि भाई पोलिंग होगा, पोलिंग एजेंट होंगे, ये होगा वो होगा, क्या है? अच्छा, किसी ने जा करके, लोमड़ी ने शेर के कान में कहा है कि मैं आपको महाराज मानती हूं? हाथी बोलता है भाई मैं आज से तुमको राजा घोषित करता हूं। किसी ने घोषित नहीं किया उसको। किसने घोषित किया? उसने अपने आप को, स्वयं को मान लिया। उसने अपने, उसका माइंडसेट ऐसा है, वो मानता है कि मैं राजा हूं, इसलिए जंगल का वो राजा है। अगर मैं जंगल की बात करूं तो जंगल में क्या शेर सबसे ताकतवर जानवर है? जवाब आता है नहीं। क्या शेर सबसे बड़ा जानवर है? जवाब आता है नहीं। हाथी उससे बहुत बलशाली है, बहुत बड़ा है साइज में। क्या शेर सबसे फुर्तीला है इसलिए वो जंगल का राजा है? जवाब आता है नहीं, क्योंकि चीता उससे बहुत ज्यादा फुर्तीला है। शेर सबसे सुंदर देखने में लगता है? जवाब आता है फिर से नहीं। बट शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि वो मानता है कि मैं शेर हूं। और उसी जगह पर अगर मैं बात करूं कि हाथी जो इतना बड़ा, इतना ताकतवर है, एक इंसान जो है उस हाथी को जंजीर से बांध के रखता है। आप देखे होंगे हाथी को जंजीर से बांध के रखता है और वो खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था, जिस समय उसको पकड़ा गया, जिस समय वो छोटा था, उसको लोहे के सीकड़ में बांध के रखा गया, मोटे से सीकड़ में, जो वो छोटे हाथी के कैपेसिटी से बाहर था कि वो उसको तोड़ सके। तो वो छोटा हाथी जो होता है, वो छोटा हाथी बहुत ताकत लगाता है, बहुत खींचता है जंजीर को, लहू लुहान हो जाते हैं उसके पैर, थक जाता है। बट वो मोटी जंजीर उसके पैरों से नहीं टूटती है, नहीं खुलती है। तो धीरे 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 क्या होता है, वो माइंड सेट वो सेट कर लेता है कि मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी ताकत लगा लूं, बट मैं ये जंजीर नहीं तोड़ सकता, जिससे मैं बंधा हूं उस चीज को नहीं तोड़ सकता। और ये माइंड सेट के साथ ही वो बड़ा होता है। और वही माइंड सेट बाद में उसके लिए गुलामी का कारण बन जाता है। क्योंकि जब अब वो हाथी बड़ा हो गया, टेक टू, पहले छोटा था, टेक टू, वो हाथी अब बहुत बड़ा हो गया, विशाल हो गया, और बहुत पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। अब वह महावत क्या करता है, उसको वो जंजीर खोल देता है। अब एक पतली सी रस्सी, जो सिर्फ एक इंडिकेशन के लिए है कि वो बंधा है, एक पतली सी रस्सी से भी उस हाथी को बांध देते हैं। तो वो हाथी फिर उसको तोड़ने की चेष्टा तक नहीं करता है। मजे की बात यह है, क्यों? क्योंकि उसके माइंड सेट पर काम हो चुका है कि मैं नहीं कर सकता। और अगर वो हाथी चाहे एक झटका मारे तो वो रस्सी कब का खुल जाए और वो हाथी आजाद हो जाए। बट वो माइंड सेट को मान चुका है, गुलामी को स्वीकार कर चुका है। कहीं हम भी तो वैसे नहीं हैं? कहीं हमें भी तो बचपन से हमारे समाज में, हमारे माहौल में, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे घर वाले, कहीं हमको भी तो ये समझा नहीं सके कि तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नौकरी करो, नौकरी करो, ये करो, वो करो, जिंदगी उसी में है, इज्जत उसी में है, ये सोच करके कहीं हम भी तो वही नहीं कर रहे?
ये सोचना पड़ेगा। जैसे वो हाथी सोचना बंद कर दिया है, माइंडसेट के ऊपर काम करना ही बंद कर दिया, अपने माइंडसेट को गुलामी की ओर ले जा चुका है, मान चुका है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर पा रहा है। अगर वो हाथी चाहे तो एक झटके में तोड़ सकता है, बट क्या हम, उस हाथी को कोई समझाने वाला नहीं है। उस हाथी के लिए सुबह 7 बजे कोई महावत या जूम मीटिंग नहीं लग रही है जो वो इस बात को बता सके कि मेरे साथियों, कान में कोई जा करके महावत नहीं बोल रहा है कि मेरे यार तू एक झटका मार, तू कुछ भी पा सकता है। वाव एकेडमी ये व्यवस्था कर रही है, रोज सुबह 7 बजे ये आपको बार बार बुलवाया जा रहा है कि यार तू कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर तू मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, अगर तू सोच लेगा तो तू कुछ भी कर सकता है। कोई परेशानी, कोई बाधा, कुछ भी आड़े नहीं आएगा। अपलाइन सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है माइंडसेट। आप क्यों ऐसा मानते हैं कि अपलाइन सर मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं नहीं बन सकता? याद करो, ईश्वर का, उस ऊपर वाले का, उस परवरदिगार का सबसे नायाब हीरा इंसान है, सबसे नायाब हीरा इंसान है। और उसने वो सब चीजें उसके अंदर दे करके भेजी। कहीं ना कहीं हम किसी बहाने का शिकार हो गए हैं, कहीं ना कहीं हम निगेटिविटी का शिकार हो गए हैं। तो साथियों, जागिए, जागिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे ऐसे कहानियां भरी पड़ी है। एक अरुणिमा सिन्हा, अभी कुछ समय पहले आड़ा सर बात कर रहे थे, अरुणिमा सिन्हा एक लड़की स्पोर्ट्स पर्सन थी, और कुछ घटनाएं हुई, वो लड़की का पैर कट गया, ट्रेन के बीच में आ गई, वो पैर कट गया, कुछ घटनाएं उसके साथ कुछ लोगों के माध्यम से हुई। ओवरऑल स्टोरी ये है कि वो लड़की का पैर कट गया, एक पैर कट गया, और उसके बाद सब लोग जो भी मिलने के लिए आ रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि बेचारी लड़की जात है, बेचारी का करियर खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गया। माँ बाप का सोचो कि अब इसको, इतनी बड़ी लड़की को कैसे पोसेंगे पालेंगे। अच्छा होता कि ये लड़की मर जाती तो कम से कम माँ बाप को भी आराम मिल जाता। ये बात उसके कान में गई, और वो अंदर से उस बात को उसने अपने साथ ऐसा जमाया, ऐसा लिया। कैसे आप किसी बात को लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है। वो टूट सकती थी बट वो टूटी नहीं। कहा गया है कि या तो आप भाग लो या भाग लो। भाग लो मतलब रन अवे, या भाग लो मतलब पार्टिसिपेट करो। प्रॉब्लम आए तो भाग लो या फिर भाग लो, ये समझना है। और वो लड़की, उसने बोला, उसने एक सपना बनाया, अपने माइंडसेट को ट्रेंड किया, अपने माइंडसेट को सेट किया। और उस अपाहिज लड़की ने, जो लोग उसके ऊपर तरस खा रहे थे, जो अपाहिज हो चुकी थी, शादी कैसे होगी लोग ये सोच रहे थे, जिंदगी कैसे जिएगी ये सोच रहे थे, माँ बाप के ऊपर बोझ बनेगी ये सोच रहे थे, उस लड़की ने उसी क्षण अपने दिमाग में ये तय कर लिया कि ये लोग जो मेरे को अपाहिज और बेचारी बोल रहे हैं, ये मैं इन सभी को जवाब दूंगी, बट मुंह से जवाब नहीं दूंगी, करके दिखाऊंगी। उस लड़की ने बोला कि जो सबसे ऊंचा माउंटेन है एवरेस्ट है, मैं एवरेस्ट फतह करूंगी। बिछंद्री पाल के पास जब ले जाया गया उसको, माँ बाप को जिद कर दी, बोले मेरी आखिरी इच्छा अगर तुम चाहती हो कि पूरा करना है तो मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मुझे बिछंद्री पाल के पास, मैडम के पास लेके चलो। लोग बोलते हैं सर माँ बाप नहीं मान रहे। अरे कैसे नहीं मानते, सब मानते हैं। आप उस हद तक तो जाओ, उस हद तक जाओ। बेचंद्री पाल के पास गई, बेचंद्री पाल के पास उसने फिर से अपने कमिटमेंट को दोहराया कि मुझे एवरेस्ट फतह करना है। तो बेचंद्री पाल को लगा कि ठीक है, अभी इमोशनल है ये बातें, मैं, उसने पूरी बातें सुनी, तो उसने बताया कि हॉस्पिटल में लोग आते थे, ऐसा 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 ऐसा, ये सब भी बातें हुई। तो बेचंद्री पाल को लगा कि ये एक इमोशनल डिसीजन है इसका। तो मैडम ने उनको समझाया, बेचंद्री पाल ने, कि बच्चे नहीं हो सकता, दो पैर वाले भी नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग आते हैं दो पैर वाले भी नहीं कर पाते। तो बोले जो कर जाता है उसमें क्या खास बात है। उसने इस बार बहुत तगड़ा क्वेश्चन किया था बेचंद्री पाल के मैडम से, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। तो बेचंद्री पाल ने बोला कि जो एवरेस्ट फतह करते हैं और जो नहीं कर पाते हैं, उसमें एक कॉमन चीज होता है कि एवरेस्ट फतह जो लोग करते हैं वो पहले से ही अपने आप को एवरेस्ट पर देख रहे हैं, इसलिए वो एवरेस्ट फतह कर पाते हैं। और जो नहीं कर पाते उनका माइंड सेट नहीं बन पाया है, इसलिए वो नहीं कर पाते।
तो अरुणिमा सिन्हा का नेक्स्ट जवाब ये था कि मैडम पैर का बहुत बड़ा रोल नहीं है, मुझे समझ में आ गया, मैंने मेरे माइंड सेट को तैयार कर लिया है और मैं एवरेस्ट फतह करूंगी। अभी तक तो मैं आई थी आपके पास ये सोच के कि सबसे ऊंचा माउंटेन जो है वो फतह करूंगी, बट मैडम मैं आज आपके सामने ये प्रण लेती हूँ, ये मैं कसम खाती हूँ कि दुनिया में जितने भी ऊंचे माउंटेन है मैं सबको फतह करूंगी। ऐसे 7 माउंटेन है और इतिहास बताता है कि उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, नकली पैर लगाए गए और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और कुछ समय के बाद अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट फतह किया। मेरे यारो, एवरेस्ट फतह किया, और एवरेस्ट ही फतह नहीं किया, वो दुनिया के 7 माउंटेन जो सबसे ऊंचे थे, जो इस बात को ललकारते थे कि पैर वाले नहीं कर पाते, तू क्या करेगी, उसने चढ़ के उस दिन उस एवरेस्ट, उस माउंटेन पे बताया कि इंसान अगर अपने माइंड सेट को सेट कर ले तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो एक बात जब उनसे पूछा गया अरुणिमा सिन्हा से कि आप आज के युवकों को, आज के यंग जनरेशन को, पीढ़ियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो उसने एक बात कही थी कि इंसान वो विकलांग नहीं होता जो शरीर से विकलांग होता है, जो माइंड सेट से विकलांग हो गया वो विकलांगता जिंदगी भर नहीं जाएगी, क्योंकि शरीर की विकलांगता जा सकती है, माइंड सेट का विकलांगता जीवन में कभी नहीं जाएगा। हमें अपने ऊपर खंगालने की जरूरत है। बहुत सफाई हो गया दिवाली में, बहुत सफाई कर ली आपने डेली घर में, बहुत दिवाली में आपने झाले और जाले ये सब निकाल लिए, पंखे साफ कर लिए बहुत सारे। क्या मिलकर के हम लोग अपने अंदर के जाले को साफ कर सकते हैं? वो साफ होगा कैसे? हम इतने सौभाग्यशाली हैं, आप उन सारे वॉ एकेडमी के, तीनों त्रिदेव के वॉ एकेडमी के हर उस लीडर का, हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करिए कि वो शख्स आपके लिए टाइम टू टाइम शंखनाद, आरटीपी, एलडीपी जैसी चीजें लगा रहा है। ये क्या है? ये सफाई का ही काम हो रहा है भाइयों, ये सफाई का काम होता है। शंखनाद 4 क्यों आना है आपको? शंखनाद 4 इसलिए आना है कि यहां पर ना बहुत तेजी से, बहुत फास्ट क्लीनिंग होती है। एक ऐसा सेंटेंस जो आपके जीवन को बदल देगा, एक ऐसे व्यक्ति का स्पीच, एक ऐसे व्यक्ति जो बगल में, जरूरी नहीं है कि जो स्टेज पर आएगा वही आपकी जिंदगी बदलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपके आजू बाजू में भी बैठे लोग हैं ना, वो भी आपकी जिंदगी बदलने में सक्षम है। उस भीड़ में किसी व्यक्ति से आप मिलोगे, परिचय होगा, और सर खाना खाते हुए प्लेट जब लोगे ना, आम पन्ना पीते रहोगे, उस समय बाजू का कोई मिलेगा, सर नमस्कार सर, आप कहां से हैं? मैं यहां से हूं, मैं वहां से हूं। उस व्यक्ति का एक सेंटेंस भी आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है, अगर आपने अपने आप को प्रोसेस में डाला है। जिस व्यक्ति का फोकस क्लियर हो जाता है, माइंड सेट क्लियर हो जाता है, उसको इधर उधर की बातें नहीं दिखनी है। इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो एक चीज बता रहा हूं, टमटम का घोड़ा बन जाओ। टमटम, टांगा देखा था ना, टांगा, टमटम का घोड़ा, नॉर्मल घोड़े और टमटम के घोड़े की एक खासियत होती है, दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। नॉर्मल घोड़ा जो होता है वो इधर उधर दायां बायां सब देख सकता है, बट टमटम का घोड़ा क्यों बनना है? क्योंकि टमटम के घोड़े को जब आपने देखा होगा तो टमटम के घोड़े के आंख के आगे चेहरे पर ऐसा लगा दिया जाता है, क्योंकि टमटम का घोड़ा जब दौड़ता है तो उसकी नजरें सिर्फ अपने मंजिल की ओर रहती है, सिर्फ अपने मंजिल की ओर है, न दायां देखता है न बायां देखता है। हम क्या कर रहे हैं? मंजिल की ओर कम देख रहे हैं, दायां देख रहे हैं, बैठे हैं दायां देखने में ही, बायां देखने में वो क्या कर रहा है, गॉसिप करने में बैठे हैं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये जो बीत रहा है ये समय नहीं है, आपका जीवन है। ये बातें मुझे बहुत लेट से समझ में आई है यार। ये बातें आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है। ये माइंड सेट है। थॉमस एल्वा एडिसन से पूछा गया, बड़े बड़े दिग्गजों की स्टोरी आप सबको सुन लो, सबकी एक बातें कॉमन मिलेगी। जैसे हम बोलते हैं ना डेमो में कि 40 जगह के पानी को लिया गया, दुनिया में जो मिरेकल वाटर थे उन सभी जगह के पानी को लेकर चेक किया गया, 3 प्रॉपर्टी कॉमन थी उस 40 जगह के पानी में। क्या था? जो तीनों प्रॉपर्टी आप बताते हो, वैसे ही दुनिया के किसी भी महानतम लीडर को देख लो, महानतम लोगों को देख लो, जिसने अपने फील्ड में, अपने अपने फील्ड में जो दिग्गज हैं, जिनको हम मानते हैं, उनमें एक बात कॉमन मिलेगी, वो है उन्होंने अपने माइंड सेट पर काम किया।
उनका माइंडसेट। थॉमस अल्वा एडिसन को जब पूछा गया कि आपने जो बल्ब का आविष्कार किया उसमें आप 10,000 बार फेल हुए, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो उस शख्स का माइंडसेट क्या था। उसने बोला मैंने 10,000 तरीके ऐसे ढूंढे जिससे बल्ब नहीं बन सकता। वहां भी नेगेटिव नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 10,000 तरीके ऐसे ढूंढे जिससे बल्ब नहीं बन सकता। और हम क्या बोलते हैं? वो 10,000 बार फेल हुआ। वो बोलता है 10,000 बार फेल नहीं हुआ। माइंडसेट। आप अभी अभी लेटेस्ट छावा मूवी आपने शायद देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देखिए जाकर के। छावा मूवी देखिए। कवि कलश से जब आखिरी समय में जो बातें हो रही है, कविता हो रही है, क्या बोल रहे हैं? कौन हारा? आप सुनिए, सब जगह वही बातें हो रही है। आप शिवाजी महाराज की आप जर्नी उठा के देखिए, जितने बड़े बड़े दिग्गज हुए हैं। मंगल पांडे की जर्नी उठा के देखिए, जितने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए उनकी जर्नी उठा के देखिए। महात्मा गांधी की जर्नी उठा के देखिए, सुभाष चंद्र बोस की जर्नी उठा के देखिए। पहले दिन जिस दिन खड़े हुए थे उस दिन नहीं थे लोग। कहते हैं हजारों मील की लंबी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। वो पहला कदम हमको लेना पड़ेगा और सॉलिड लेना पड़ेगा। ये बात हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बेहतरीन है। अब सवाल है कि ये माइंडसेट बनेगा कैसे? क्या इतना आसान है माइंडसेट बन जाना? अगर इतना आसान होता तो फिर 6 से ज्यादा -3 होते। अब सवाल है ये माइंडसेट बनेगा सर कैसे? बात तो समझ में आ गई कि माइंडसेट बनना है, तो मैं 5 मिनट उसके ऊपर भी बात करूंगा। माइंडसेट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और हम उन कुछ खुशनसीब लोगों में से हैं इस कैंगन बिजनेस में, उस कुछ खुशनसीब टीमों में से एक हैं, बेहतरीन टीमों में से एक हैं, जिनके यहां पर इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। महेश हाडा जैसी शख्सियत वो फोन करके बोल रहे हैं कि प्रशांत जी एक मीटिंग लेनी है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि हाडा जी के बोल हैं बट ईश्वर का आदेश है। क्योंकि ईश्वर जब भी कोई काम आपसे करवाना चाहता है वो किसी न किसी माध्यम को भेजता है। तो जो शख्स आपको डेमो दिखाने आया था, जो शख्स आपको आकर के काउंसलिंग कर रहा है, जो शख्स बोल रहा है कि आप सिख से कैसे बनेंगे, तो आप या आपके परिवार ने जितनी पूजा अर्चना दुआएं की है ना, उसका ही फल मिल रहा है किसी न किसी के माध्यम से। अब भगवान डायरेक्ट सुदर्शन लेकर के तो आएंगे नहीं, मोहम्मद डायरेक्ट तो अवतरित होंगे नहीं कि बोलेंगे हे शख्स जल्दी से कर लो, निपटा लो। ये बात हमको समझनी है। जो शख्स आए ना टीम में, कहा गया है कि जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की। साधु मतलब कौन? साधु किसको बोला गया? वही हाड़ मांस का व्यक्ति है जो पहले घर में था। प्रेमानंद महाराज जी को अगर आप सुनते हैं तो वही व्यक्ति था, घर में थे, कोई नहीं पूछता था। बट उस व्यक्ति ने अपने माइंड सेट को लाया, उसने अपने आप को प्रोसेस में डाला। आज पूरी दुनिया पूजती है, पूरी दुनिया मानती है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। अब सवाल है कि माइंडसेट डेवलप होगा कैसे, बेहतर माइंडसेट हम करेंगे कैसे? माइंडसेट बनाने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से एक सबसे स्ट्रांग तरीका है कि नजदीक का जैसे ही बच्चा इस बिजनेस में, किसी भी व्यक्ति को आप चाह रहे हैं कि आपका टीम हेल्दी हो, हेल्दी से हेल्दियर होते जाए और हेल्थीएस्ट रहे, हमेशा एक जैसा परफॉर्मेंस हो, एक जैसा मतलब लोग जो है अच्छा 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 बनते जाएं, उसके लिए एक आसान सा प्रोसेस है। वो आसान सा प्रोसेस ये है कि जैसे बच्चा पैदा होता है इस बिजनेस में, अपलाइन और डाउनलाइन को, अपलाइन और डाउनलाइन के रिश्ते को बोला जाता है माँ और बेटे का रिश्ता। क्योंकि दुनिया में माँ ही एक ऐसी है, एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में कहा जाता है गॉड गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, देयरफॉर ही मेक्स मदर। मतलब भगवान हर जगह नहीं हो सकते हैं एक समय में, एक समय में ऊपर वाला हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने धरती पे माँ को बनाया। माँ वो होती है, माँ सबसे पवित्र होता है, माँ शब्द ही अपने आप में पूर्ण है।
तो यहां पर अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशन को माँ और बच्चे का कहा जाता है। एक अस्पताल में जब भी बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग बधाई देते हैं कि बधाई हुआ, बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, बच्चा हुआ है। बट वाकई में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सिर्फ उस दिन, उस क्षण एक बच्चा पैदा नहीं हुआ है। बच्चा तो पैदा हुआ ही, बट उसके साथ ही साथ एक लड़का और एक लड़की, जिसका पहला बच्चा हुआ है, एक लड़की माँ भी पैदा हुई। उसी क्षण एक बाप भी पैदा हुआ। और जैसे ही आप जुड़ते हैं, अभी तक मान लो आपके नीचे कोई सेल नहीं है, तो जैसे ही आप जुड़ते हैं तो आप किसी के डाउनलाइन बनते हैं। बट जैसे ही आपके नीचे एक मशीन लगती है, एक बंदा आता है, तो उसी समय आप भी बदलते हैं। एक डाउनलाइन आता है, बट एक लड़का अपलाइन बन जाता है और सभी के रैंक चेंज होते हैं। तो कहने का मतलब है, वो माँ और वो बाप क्या करता है, जैसे ही वो बाप बच्चे को गोद में लेता है, उसको जिम्मेदारी का एहसास होता है कि अब मैं बाप बन गया हूं, अब मुझे उस हिसाब से सोचना है। तो एज ए अपलाइन, क्या आपको ये एहसास हो रहा है? क्या आप 13-26 से केवल खुश हो जा रहे हैं, या आपका कंधा और मजबूत करने के लिए और जिम्मेदारी लेने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? वो बच्चा जब भी होता है तो माँ बाप सबसे पहले क्या करते हैं, उस बच्चे को टीकाकरण के लिए लेके जाते हैं। वो नाजुक सा बच्चा है, उसको सुई चुभेगी, बट वही माँ बाप खुद से लेकर के जाते हैं टीकाकरण केंद्र में, उसको टीका दिलवाते हैं। क्योंकि वो सुई का दर्द, वो पॉइंट अभी कुछ समय के लिए है, 24 घंटे के लिए है, 48 घंटे के लिए है, बट पूरी जिंदगी में उसको कभी हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, कभी वायरस नहीं पकड़ेगा। तो जैसे ही हमारा डाउनलाइन कोई जुड़ता है, और उस समय जो नजदीकी टीकाकरण केंद्र होगा, नजदीकी टीकाकरण केंद्र मतलब जो हमारा नजदीकी इवेंट हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, जो सेमिनार हो रहे हैं, चाहे आरटीपी हो, बीटीपी हो, एलडीपी हो, या फिर ऐसा शंखनाद 4 जैसा महाकुंभ लग रहा हो, वहां पर हमको ले करके जाना है। ये नहीं फोन करके बोलना है बच्चा को, ये नहीं बोलना है जो बच्चा अभी पैदा हुआ है कि जाओ बेटा तुम्हारे जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है, जाओ डॉक्टर अंकल से टीका लगवा के आ जाओ। क्या करते हैं, उसको साथ में लेके जाते हैं। तो अपने लोगों को साथ में लेकर के शंखनाद 4 में बैठना है। क्यों? क्योंकि वो टीकाकरण जरूरी है। अच्छा, वो एक टीका लेने से काम हो गया क्या? नहीं, माँ बाप को पता है, डॉक्टर ने पूरे साल भर का टीकाकरण का लिस्ट दे दिया है कि इस अंतराल में अलग अलग वायरस हैं। एक ही वायरस नहीं, अलग अलग वायरस के अलग अलग टीका केंद्र हैं। वहां जा करके आपको ये लगवाना है, समय से दिलवाना। ध्यान रखिएगा, समय से दिलवाना जरूरी है। और साथ ही साथ ये टीका जो दिलवाएंगे, बट साथ ही साथ 2 बूंद जिंदगी की भी दिलवानी है। पल्स पोलियो का खुराक दिलवाना है। वो क्यों? क्योंकि एक भी बच्चा छूटा तो पोलियो सुरक्षा चक्र टूटा। वो 2 बूंद जिंदगी की 6 महीने में एक बार लगता है शंखनाद 4, उसमें जाकर के वो 2 बूंद पिलवाना है। ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। ये साल 6 महीने में ऐसा आता है, पल्स पोलियो का अभियान हमेशा नहीं चलता है। ये पल्स पोलियो का अभियान जब चले तो उस समय अपने बच्चे को जरूर खुराक पिलाना। और कब पिलाना है ये भी ध्यान रखना है, पल्स पोलियो होने से पहले पिलाना है। पोलियो अगर एक बार हो जाए, उसके बाद आधा गिलास भी पिलाएंगे तो नहीं सुधरेगा। बहुत लीडर्स को मैं देखता हूं कि जब पल्स पोलियो का चल गया, उसके बाद पोलियो के जब लक्षण आ गए, अब आधा गिलास पिला रहे हैं। समझना पड़ेगा, टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात ध्यान रखना। शंखनाद 4 में क्यों आना है? शंखनाद 4 में इसलिए आना है। अच्छा सवाल है, क्या वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, वो तो छोटा था उस समय, बट 6 महीने साल भर का हो गया, 5 साल तक टीका लगता है, जब 2 साल का हो गया, अब वो बच्चा टीका लेना नहीं चाह रहा है। बट हम जानते हैं कि वो बच्चे की नेचुरल चीज है, वो बच्चा नहीं लेना चाहता। कोई भी बच्चा नहीं बोलता है पापा हाँ मेरे को सुई दिलवा दो। बट हम क्या करते हैं, चाहे या ना चाहे, हम जबरदस्ती पकड़ के भी डॉक्टर को बोलते हैं थोड़ा देर रोएगा, वो सही है, बट टीका लगवाना जरूरी है। बट जब वही बच्चे, उस समय जब टीका दिया जाता है, लगता है क्या मेरे माँ बाप हैं या ये राक्षस के अवतार हैं, मेरे को जबरदस्ती टीका दे रहे हैं। बट वही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो फिर गाना गाता है। क्या गाना गाता है? वही फिर गाता है, ये तो सच है कि भगवान है,
है ना। हम साथ साथ है पिक्चर का, फिर इमोशनल होके गाना गाता है, फिर बोलता है कि माँ बाप ने बहुत मेरा केयर किया है, मेरा ध्यान रखा है, अगर वो टीका उस समय नहीं दिलवाते तो मैं भी ऐसा पोलियो की तरह घूमते रहता, मैं भी हेपेटाइटिस बी और ये बीमारियों के जकड़न में चला जाता। तो वो बच्चे कब समझेंगे? बाद में समझेंगे। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे आपको शंखनाद 4 या अलग अलग प्रोग्राम के स्टेज पर मिलते हैं, जो बोलते हैं मैं यहाँ से अपने माँ बाप मतलब अपने अपलाइन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोसेस में डाला। फिर वो शुक्रिया अदा करते हैं, स्टेज पर मिलेंगे आपको। तो ध्यान रखिएगा, मैं एक बात बता रहा हूं, और ये शंखनाद 4 जो ये होने वाला है ना, ये अमेजिंग है, अमेजिंग अमेजिंग, मतलब विजन से भी परे है। मैं सैल्यूट करता हूं वाव एकेडमी को कि क्या जबरदस्त विजन है, क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम है। अभी तक अगर आप शंखनाद 3 आपके दिमाग में है अभी तक, तो शंखनाद 4 ब्लास्ट करेगा। शंखनाद 4 बेहतरीन में से बेहतरीन होते जा रहा है। क्या लीडर की गजब की, मतलब दादा का अपीयरेंस, दादा की मौजूदगी, दादा के जो कंटेंट हैं, वो जो लीडर्स आ रहे हैं, जो चीजें प्लानिंग चल रही, मैं जो अभी से क्या क्या बताऊं उसके लिए तो 2-3 सेशन कम पड़ेगा सिर्फ उस चीज के ऊपर बात करने के लिए। सिंपल में, आसान शब्दों में अगर बताऊं कि मेरे जैसा आदमी भी हतप्रभ है। मैं कई कई दफा अंदर ही अंदर हाडा सर से बात करता हूं, अंदर ही अंदर मतलब मुंह से बोल के नहीं बात करता हूं, फ्रीक्वेंसी मैच करती। कई दफा बोलता हूं कि सर कैसे कर लेते हो, तो उधर से जवाब आता है कि हो, आप भी कर जाओगे। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि वाह एकेडमी, ये तो अभी हम लोग इसको शंखनाद 4 मीटिंग बोल रहे हैं, बट शंखनाद 5 होगा, शंखनाद 6 होगा। मैं बता रहा हूँ ये मीटिंग नहीं रहेगी, ये कन्वेंशन हो जाएगा। शंखनाद के कन्वेंशन होंगे, समिट होंगे, ये भी बता रहा हूँ आगे। और वो दिन भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं अपने आप को ये देख पा रहा हूँ कि आने वाले 2-4 शंखनाद के बाद, आने वाले समय में ये शंखनाद, आने वाला जो 6 होगा, 7 होगा, ये मैं खुद ऑर्गेनाइज करने वाला हूं। मैं खुद करूंगा, मैं सामने से लीड करूंगा, मैं खुद ऑर्गेनाइज करने वाला। ये मेरी सोच है, ये मैंने अपना माइंडसेट बना है, ये सारे लीडर्स ने अपने अपने बना के रखे हैं। हम करेंगे खुद से। क्या आपकी ये सोच है? कभी आपने ऐसा सोचा है? क्या आपने सोचा है कि आप इंडिया को लीड करेंगे? हमको ये सोचना है, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नक्शा जमीन पर बाद में बनता है, सबसे पहले दिमाग में बनता है, और जो दिमाग में बनता है तभी वो धरातल पर आता है। और लोग कब देखते हैं? जब वो बन जाता है तब देखते हैं। बट जो विजनरी इंसान होता है वो अपने दिमाग में सबसे पहले उस चीज को देख लिया होता है। ये बात याद रखना। तो माइंडसेट को अगर हमको सही करना है, तो सबसे पहला चीज है हमको ऐसे प्रोग्राम्स में लेकर के जाने, ऐसे प्रोग्राम्स में बिठाना है। दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ही न लेना। दुनिया में पैसे बचा बचा के, कभी आज तक आपने सुना क्या गुल्लक में या बैंक खाते में लोग पैसा जमा कर करके दुनिया का नंबर 1 आदमी बन गया? नहीं। पैसे कमा के आप बड़े बन सकते हो, पैसे बचा के नहीं बन सकते हो। अगर आपको ये दिलो दिमाग में आ रहा है कि 2300, 5000, 6000 जो आने जाने में खर्च होगा, वो 5-6 हजार बचा करके आप बड़े बन जाओगे, तो ये मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है कि आपसे ज्यादा पछताने वाला इंसान नहीं होगा। क्योंकि आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, जब आपका बच्चा पूछेगा कि पापा, बगल वाले वर्मा जी और आप दोनों एक ही साथ तो जुड़े थे कैंगन में, तो बोलेंगे हाँ बेटा, हम दोनों एक ही साथ जुड़े थे। तो बोले पापा, वर्मा अंकल तो -6 हो गए हैं, आप क्यों नहीं बने पापा? बोले बेटा, वो शंखनाद 4 जब हो रहा था ना, तो उसमें 2300 का टिकट भी लग रहा था, और आने जाने में बेटा खर्च भी था। तो मैं सोचा कि इसमें जो खर्च करूं, इससे अच्छा ना घर का थोड़ा सा ये काम करवा लेता हूं, कपड़े सिलवा लेता हूं। तो मैं बेटा उस प्रोग्राम में नहीं गया। बट वर्मा जी और मैं दोनों सेम थे। बट पता नहीं उस प्रोग्राम में वर्मा जी गए, और वहां से आने के बाद क्या वर्मा जी ने देख लिया, उसके बाद वर्मा जी भिड़ गए बेटा, तो वो -6 बन गए, मैं नहीं बन पाया। बच्चा कान के नीचे देगा बजा करके एक, कि हरामखोर एटम, नहीं भी बोलेगा तो मन ही मन बोलेगा हरामखोर एटम, कर लिए होते तो आज मेरी जिंदगी सेट हो गई रहती। आप सोच लो, जो टीम के लोग बचाने वाले हैं उनको सिर्फ इतना कहानी सुना ना कि भाई 10 साल बाद ये स्थिति हो रही है, 5 साल बाद ये स्थिति हो रही है,
तो वर्मा जी का बेटा बोलेगा वर्मा जी के तरह बनना है, और शर्मा जी का बेटा बोलेगा मुझे भी वर्मा जी के तरह बनना है। अपने नट बोल्ट को टाइट कर लो, अपने नट बोल्ट को टाइट कर लो, दिमाग के नट बोल्ट को टाइट कर लो, क्योंकि नट बोल्ट अगर लूज हो जाए तो गाड़ी कुछ भी हो, एक्सीडेंट होने के खतरे बन जाते हैं। ये चीजें हमको समझनी है। तो माइंडसेट के ऊपर काम करना बेहद जरूरी है। और मैं आप लोगों से मिलने के लिए बेचैन हूं, बेताब हूं। शंखनाद 4 के स्टेज पर, शंखनाद 4 के प्रीमाइसेस पर मैं यकीन दिलाता हूं कि आज तक मैंने जितनी मीटिंग अटेंड करी है, मैं 80 हजार रुपए के टिकट कटा के भी, 80 हजार रुपए के टिकट, आज नहीं, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, कैंगन में आने से पहले की बात कर रहा हूं। ये झाड़ू सफाई करने के लिए, किस लिए 80 हजार का टिकट कटाया? ये झाड़ू सफाई करने के लिए। दिमाग के अंदर जो, उस प्रोग्राम में मुझे ये बात समझ में आ गई कि टाइम टू टाइम घर की सफाई से काम सिर्फ नहीं चलेगा। ये जो घर है ना, जिसमें आत्मा रहती है, इसकी भी सफाई करनी बहुत जरूरी है। जो ब्रेन है, दिमाग है, उसका भी सफाई करना बेहद जरूरी है। 80 हजार रुपए के टिकट कटा करके जब मैं प्रोग्राम अटेंड करने गया था आज से 10 साल पहले गोवा में, 3 दिन का प्रोग्राम था, रहना खाना सब वही था। वो जो हॉल था, वो जो चीजें थी, हयात में रुका था, हयात में मीटिंग थी। उसके बाद कोई दूसरी मीटिंग मुझे ऐसी मिल रही है जो ऐसे शानदार जगह पे है, शानदार वेन्यू पर है, तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो रायपुर का ललित महल है। ललित महल है, वो ललित होटल नहीं है, ललित रिसोर्ट नहीं है, वो ललित महल है। वो एक्चुअल में महल है। जब आप उसके प्रेमाइसेस में घुसेंगे तो आपको लगेगा यार वाह। वहां पर सिर्फ आप शंखनाद 4 अटेंड नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां पर से आप जो विजन लेकर के आएंगे, हर बच्चा बच्चा, हर बच्चा बच्चा, हर व्यक्ति जो भी वहां जाएगा वो बोलेगा थैंक यू वाओ एकेडमी, थैंक यू वाओ एकेडमी, क्योंकि हमारे पास आपके जैसे अनमोल लीडर हैं। सो आप सभी का मैं पुनः शुक्रिया अदा करता हूं, अपने अपलाइन का, अपने माता पिता का, अपने ईश्वर का, उस परवरदिगार का, जिसने मुझे आज ये मौका दिया आप लोगों से बात करने के लिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। मैं फिर से पुनः आपको कह रहा हूं, एक बार चेक कर लीजिए दोबारा कि आपका टिकट बुक हुआ कि नहीं हुआ। अपलाइन से पूछ लीजिए कि सर मेरा कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है आने वाले समय में 1000-2000 लोग छूट जाएंगे और फिर शंखनाद 5 में आपको मौका मिलेगा। बट अगर ट्रेन छूट गई तो आप समझिए कि बहुत तकलीफ में जाएंगे, आपका पूरा 2025 लेट हो जाएगा। सो थैंक यू, शुक्रिया। ओवर टू यू सर।